राइजेस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स, मतलब जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जो गरम दल का जो उदय हुआ था, राइजेस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट जो गरम दल का जो नेता थे उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। लीडर लाइक दादा भाई नवरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता believed in acquiring political rights through constitution measures. They were known as the moderates since they had adopted a moderate attitude. As per the trend of the time, the moderates prepared a strong ground for national awakening by uniting the educated middle class. They showed the seeds of self-rule, equality, democracy, freedom in the minds of Indians. The outcome of their work formed a group of Indian youth who were altruistic, associated, awakened and confident. ठीक है बेटा। अब इसमें क्या जो जो लीडरशिप थे, जैसे लाइक दिस दादा भाई नवरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये जो सारे जो नेता जो थे वो क्या करते थे, वो बिलीव द एक्वायरिंग द पॉलिटिकल राइट्स थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन मेजर, वो जो संवैधानिक मार्ग से जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे, वो चाहते थे कि उनको जो ये पॉलिटिकल अधिकार जो मिले वो कॉन्स्टिट्यूशन मेजर्स के थ्रू मिले, संवैधानिक के तौर पे मिले। ठीक है, संवैधानिक तौर पर उनको राजनीतिक अधिकार मिले। उन्होंने अपने समय के अनुसार जो इस समय जो समय की के अकॉर्डिंग जो मॉडरेट थे, उन्होंने क्या किया था, उनका जो उन्होंने जो पहचाने गए थे वो इसलिए पहचाने गए, जो लीडर जो ये सारे थे वो इसलिए पहचाने गए थे क्योंकि ये जो नेता थे वो हिंद को सुशिक्षित और मध्यम वर्ग को संगठित करके मजबूत राष्ट्रीय चेतना एवं पूर्व भूमिका तैयार किया था। उन्होंने जो मध्य वर्ग के लोग थे उनको एजुकेशन दिलवाया, उनको शिक्षित किया और उनको मिडिल क्लास के लोगों को उन्होंने क्या किया, अब मिडिल क्लास के लोगों की जो मिडिल क्लास के जो लोग थे उनको भी एक साथ इकट्ठित किया, उनको मजबूत बनाया और उन्होंने शासन और समानता, लोकशाही और स्वतंत्रता के विचारों का भारतीय प्रजा के अंदर कि उनको स्वतंत्रता मिले, उनका खुद का शासन हो, उन्हें समानता की भावना हो, लोकशाही शासन हो, इन सारे विचारों को प्रजा के अंदर उनको मन के अंदर सबको उसका प्रवाह किया कि उस चीज को जाने समझें। उनके जो ये कार्य थे उसका रिजल्ट ये आया कि वो सभी जो भारत वर्ग के जो युवा वर्ग थे वो सभी बहुत सी अग्रेसिव हुए, उत्साह हुए एंड आक्रामक हुए, आत्मविश्वास से पूर्ण थे कि युवा वर्ग थे, इससे प्रेरित हुए तो वो लोग आत्मविश्वास से तो पूर्ण होंगे ही। उन्होंने अब नरम नीति के बदले आक्रामक नीति अपनाने की आवश्यकता महसूस होने लगी। अब उन्होंने जो शांतिपूर्वक जो काम हो रहा था उस ढंग से वो शांतिपूर्वक काम होने से नहीं चलेगा, इसके लिए उन्होंने उग्र नीति अपनानी शुरू की। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए गए हैं दादा भाई नवरोजी की, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, गोपाल कृष्ण गोखले की। ओके, मॉडरेट लीडर्स जो थे, अब ये मॉडरेट लीडर्स जो थे इसमें कौन कौन से थे? In contrast to the moderate ideology, there was a group of their leaders, Lala Lajpat Rai from Punjab, Bal Gangadhar Tilak from Maharashtra, and Bipin Chandra Pal. These leaders wanted to acquiring the self-rule not as a favor but as the right. They followed the policy of aggression and revolution and hence were called the extremists. ओके, मॉडरेट लीडर्स जो थे वो उन्होंने क्या किया था, मॉडरेट लीडर्स ने वो जो उनके जैसे ये जो नेता थे नरम दल के नेताओं के मत के विरुद्ध, जैसे कि लाल, बाल और पाल, ये जो तीनों थे। नेक्स्ट है आपका लाला लाजपत राय, इनका जो पीरियड था वो 1856 से 1928 के बीच का था। ठीक है,
Lala Lajpat Rai. Lala Lajpat Rai became popular as Punjab Kesari or Shere Punjab. He was badly beaten in a lathi charge while protesting against the Simon Commission, and it became the reason of his death. He quoted the government which attacks its own innocent subjects has no claim to be called a civilized government. Bear in mind such a government cannot survive for long. I declare that the blows struck at me will be the last nail in the coffin of the British rule in India. जो लाला लाजपत राय थे, इनका जो टाइम था वो 1856 से 1920 के बीच में था। लोकमान्य तिलक के रूप में जो प्रसिद्ध हुए थे, जिनको बाल गंगाधर तिलक, जो कि गर्म दल के मुख्य नेता थे, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था, इनका जो मूल मंत्र दिया था, उन्होंने वो क्या दिया था, स्वराज्य जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। सॉरी बेटा, ये मैं आपको ना इसमें जो लाला लाजपत राय थे, 1 मिनट, जो लाला लाजपत राय थे वो शेर पंजाब के, सॉरी जो मैंने आपको समझाया फिर से एक बार, ये जो लाला लाजपत राय जो थे वो शेर पंजाब के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। उनको शेर पंजाब कहा जाता था क्योंकि पंजाब के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने दी पंजाबी और दी प्यूपिल जैसे समाचार जो न्यूज़पेपर थे उसकी भी शुरुआत की थी। इन्होंने 1928 में जो साइमन कमीशन जो था, द पीपुल जैसे समाचार पत्र शुरू किए थे, और इन्होंने साइमन कमीशन का भी विरोध किया था। जो साइमन कमीशन भारत आया था ना, उसका भी इन्होंने विरोध किया था, साइमन कमीशन का। इसके अलावा इन्होंने जो पुलिस की जो लाठियों का जो प्रहार हुआ था, पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां जो बरसाई थी, इन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर किए गए लाठी के एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील बन जाएगा। क्योंकि उनके उस समय जो इनके ऊपर जब इन्होंने विरोध किया था, इनके ऊपर लाठियों का से प्रहार किया गया था। जब इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था तो उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर जो आप लाठियां प्रहार कर रहे हैं, तो उसका एक एक प्रहार जो है ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत के लिए कील बन जाएगा। उन्हें अस्पताल में ही भर्ती करना पड़ा, वहीं पे इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ये आखिरी में इनकी मौत हो गई थी, ठीक है। देन है आपका विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल 1858 to 1932. Bipin Chandra Pal was one among the trio of Lal, Bal and Pal. Initially, he came in contact with Brahmo Samaj. He started a weekly New India and a newspaper, Vande Mataram. The British government accused him to provoking the youngsters in violent activities. He was in favor of acquiring Swaraj through revolution. अभी जो बिपिन चंद्र पाल थे, इनका जो टाइम था 1858 से 1932 ईस्वी तक था। ये लाल, बाल और पाल, ये जो थे त्रिपुटी के तीसरे बंगाली नेता बिपिन चंद्र पाल थे, ठीक है। एक तो बाल गंगाधर तिलक थे, दूसरे बिपिन चंद्र पाल, तीसरे लाला लाजपत राय थे, और एक थे आपके ये बिपिन चंद्र पाल जी। ये जो बिपिन चंद्र पाल जो थे बंगाली नेता थे, ठीक है। ये तीसरे तौर पे तीसरी बार ये बने थे नेता। शुरुआत में ये ब्रह्म समाज के संपर्क में आए थे। उन्होंने न्यू इंडिया साप्ताहिक और वंदे मातरम समाचार पत्र शुरू किया था। अंग्रेज सरकार इन पर युवकों को हिंसक मार्ग पर ले जाने, अंग्रेज जब इन्होंने ये पत्रिका आरंभ किया तो अंग्रेज सरकार ने इन पर आरोप लगाया कि ये लोगों को हिंसक मार्ग पर लेके जा रहे हैं। ये प्रचंड आंदोलन के द्वारा स्वराज प्राप्त करने के पक्षधर थे। वो आंदोलन के द्वारा चाहते थे कि उनको अपना स्वराज हासिल हो, ठीक है। देन है आपका स्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। द ब्रिटिशर्स हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। नेशनलिज्म वाज ग्रोइंग एट अ क्विक पेस इन इंडिया एंड द ब्रिटिशर्स फाउंड it necessary to break the national unity. They could successfully convince a group of Muslim leaders into formatting the Muslim League.
It was from the Dhaka in 1906 CE. The religious head of Muslim Aga Khan, Nawab of Dhaka, and Salim Ullah Khan, Viceroy Minto, and his private secretary Dunlop Smith played a vital role in the establishment of the Muslim League. अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। भारत में जो था उग्र राष्ट्रवाद तेजी से फैला हो रहा था, राष्ट्रवादी की भावना बढ़ रही थी। तब अंग्रेजों ने राष्ट्रीय चेतना को, लोगों के अंदर जो राष्ट्रवादी की जो भावना बढ़ रही थी उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए। तो मुस्लिमों ने इसको समझाने के लिए क्या किया और उसमें वो सफल भी रहे। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या किया? तो 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई थी। इस संस्था में क्या हुआ? इस स्थापना में जो धार्मिक प्रमुख थे आगा खान, ढाका ने नवाब के जो सलीम उल्लाह खां थे, वहां के जो लॉर्ड मेंटो थे जो थे, उनके व्यक्तित्व के मंत्री डॉन लॉप स्मिथ की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुस्लिम लीग में जो संस्था थी उसमें किसने किसने किया था? जो इसके प्रमुख थे वो आगा खान थे, और ढाका के जो नवाब थे सलीम उल्लाह खां, और जो लॉर्ड मिंटो था उनके व्यक्तिगत मंत्री डनलॉप जो स्मिथ ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मुस्लिम लीग की स्थापना करने में ढाका में। ठीक है, देन है आपका होम रूल मूवमेंट 1916। अब होम रूल मूवमेंट क्या था? मतलब इसमें ये 1916 में किया गया था, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। Between 1916 and 1918, when the World War I was closing, prominent Indians like Joseph Baptist, like this Joseph, उनका जो नाम था वो जोसेफ बैप्टिस्टा, closing, prominent Indians Muhammad Allah Jinnah, बाल गंगाधर तिलक, G.S. Muhammad Ali Jinnah, बाल गंगाधर तिलक, G.S. खप्पड़, Sir S. Subramanya Layer, and the leader of the Theosophical Society, Annie Besant, decided to organize a national alliance of leagues across India, especially to demand home rule or self-government within the British Empire for all in India. During this time, Tilak was conferred with the title Lokmanya. Annie Besant wrote various articles in the weekly The Commonwealth and in the daily New India. Annie Besant appropriated to the British government to the share. अब इसमें जो होम रूल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1960 में हुई थी। अप्रैल 1960 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसमें तिलक ने जो उन्होंने अनाउंस किया था कि जो स्वराज्य वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको प्राप्त करके ही मैं रहूंगा। तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्रों में लेख भी लिखे, भाषण दिए, लोकमत जागृत किया। इस समय ही क्या हुआ था? तिलक को लोकमान्य के रूप से लोग जानने लगे थे, उनको लोकमान्य के नाम से सम्मानित किया जाने लगा। एनी बेसेंट जो मद्रास में सितंबर 1916 में होम रूल की स्थापना की, तो इन दिनों इन संस्थाओं के उद्देश्य संवैधानिक मार्ग से होम रूल यानी जो प्राप्त करने का था। इसमें एनी बेसेंट ने अपने साप्ताहिक दी कॉमनवेल्थ और दैनिक समाचार पत्र न्यू इंडिया में लेख लिखे थे। एनी बेसेंट ने ब्रिटिश सरकार को हिंद के जवाबदार राज्यतंत्र और जो उनका जो होम स्वराज्य था शीघ्र ही देने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इसमें वो अपना राज्यतंत्र और जो उनका जो उनका राज्य उसको शीघ्र ही उनको वापस लौटा दे। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के होम रूल आंदोलन को समर्थन दिया था। जो कांग्रेस थे उसने उसके जो होम रूल की जो स्थापना थी उसको समर्थन भी दिया था। अंग्रेज सरकार ने एनी बेसेंट के इस आंदोलन से चौंक गई थी। जो अंग्रेज सरकार जो थी एनी बेसेंट के जो ये आंदोलन किया था उससे चौंक गई थी। मद्रास सरकार ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर दिया। उन्हें उटक मंड में नजर कैद कर लिया गया था। उनको मतलब पूरा अंदर उनको जेल में डाल दिया था, अपने नजर के आगे उनको कैद कर लिया गया था। एनी बेसेंट को उसको रिलीफ कराने के लिए, उसको मुक्त कराने के लिए देश में सभा और जुलूस भी बहुत जगह जगह पे लगाए गए थे। उसका विरोध भी प्रकट किया जाने लगा और अंत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें छोड़ देने के लिए विवश हो गया था। एनी बेसेंट को रिलीव भी कर दिया, उनको छोड़ दिया गया था।
ओके। देन है आपका लखनऊ पैक्ट, यानी कि लखनऊ समझौता 1916 में, लखनऊ पैक्ट। अब लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट refers to an agreement between the Indian National Congress and the Muslim League at the joint session of both the parties held in Lucknow in the year 1916. Muhammad Ali Jinnah, then a member of Congress as well as the uh, League made both the parties reach an agreement to pressurize the British government to adopt a more liberal approach towards India and give Indians more authority to run their country. The Lucknow Pact also established cordial relations between the two prominent groups of the Indian National Congress, the moderates and the extremists. अब इसमें लखनऊ पैक्ट जो हुआ था, लखनऊ समझौता जो हुआ था, इसमें क्या हुआ था? 1915 में कांग्रेस की जो मुस्लिम लीग एक साथ मुंबई में अधिवेशन में आई, जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी और जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, ये मुंबई में एक अधिवेशन में ये असेंबली आयोजित की गई थी। इसमें लगभग 1 ईयर के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो वार्षिक मतलब साल में एक बार जो असेंबली ऑर्गेनाइज हुई थी, वो एक साथ ही लखनऊ में उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, मुस्लिम लीग की को और कांग्रेस की सभा को, दोनों को। लखनऊ में जो कांग्रेस का जो असेंबली हुई थी, जो अधिवेशन हुआ था, उसमें लोकमान्य तिलक जो थे वो भी उपस्थित रहे थे। एंड 1907 में जो सूरत कांग्रेस जो अधिवेशन में नरम दल तथा गरम दल के लोगों जो हुए थे, जैसे जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीम्स लेवल के जो नेता थे जो हुए थे, वो भी उसमें शामिल हुए थे। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो नेताओं ने 1916 में लखनऊ में समझौता किया, उस समझौते में लखनऊ समझौता के रूप में, इसको हम लखनऊ समझौता के रूप में जाने जाते हैं, जो कि 1916 में किया गया था मुस्लिम लीग और अंग्रेजों के जो कांग्रेस के बीच में। इसको हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने राजनीतिक पक्ष के रूप में राष्ट्र के हित में महत्व दिया था कि वो लोग राष्ट्र के हित के लिए ही काम करेंगे, जिसमें स्वराज आंदोलन को बल मिला था। ठीक है। देन है आपका सुभाष चंद्र बोस एंड आजाद हिंद फौज। अब आपको सुभाष चंद्र बोस was born on 23rd January 1997 in Cuttack, Odisha. His mother name was Prabhavati and father's name was Janaki Nath Bose. He was very intelligent since his childhood. He stood fourth in the ICS exam in the year 1920 conducted in London. He joined the Indian National Congress after returning to India and participated in the freedom struggle. He was arrested for 11 times under the political offense. He became the president of the Haripura session of Congress in 1938 CE and the second time in the Tripura session held in 1939 CE. Differences of opinion forced him resign from the post of the president of the Indian National Congress. अब सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ हुआ था? 23 जनवरी को 1897 को उड़ीसा में से कटक में हुआ था। उनकी मम्मी का नाम था प्रभावती और उनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस। बचपन से ही वो बहुत ही तेज बुद्धि और प्रतिभाशाली बालक थे। उन्होंने 1920 में लंदन से ICS की परीक्षा में 4th नंबर पर पास हुए थे। इसके बाद भारत आने के बाद उन्होंने भारतीय में जो राष्ट्रीय जो कांग्रेस थे, राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में जो उसमें शामिल हो गए। देश में स्वतंत्रता आंदोलन में ही उन्होंने भाग लिया। जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें उन्होंने पूरा पार्टिसिपेट किया। उसके बाद वो 11 बार जेल भी गए थे, राजनीतिक कैदी के रूप में पकड़े भी गए थे वो। और 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद वो लगभग 1939 में त्रिपुरा में हुई कांग्रेस असेंबली में उन्होंने दूसरी बार कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार की थी। ठीक है। उनके मतभेद के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से भी त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मतभेद हो रहा था आपस में, इस वजह से वो उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। देन है आपका
In May 1939, Subhash Chandra Bose formed a new political party, Forward Bloc. When the Second World War broke out in Europe, Forward Bloc launched an anti-war propaganda. As a result, Subhash Chandra Bose and his followers were arrested and imprisoned by the government. While in jail, Subhash Chandra Bose went on a hunger strike and deteriorated his health, and the government was forced to set him free. However, he was kept under house arrest. अब 1939 में क्या हुआ था, ये जो सुभाष चंद्र बोस थे फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए राजनीतिक पक्ष की रचना की। उन्होंने एक अपना नया पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उन्होंने अपनी एक नई। और यूरोप में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, यूरोप का जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के युद्ध से उन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक, उससे उन्होंने अपना प्रचार करना शुरू कर दिया। इसमें उन्होंने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने उनके जो साथियों ने सरकार के विरोध में प्रचार करना शुरू किया। और सुभाष चंद्र बोस और उनके जो साथी थे वो सरकार में इन्हें जेल से मुक्त कर दिया। जो सुभाष चंद्र बोस और जो उनके साथी जो सरकार ने कैदी बनाया था उसको जेल से मुक्त कर दिया। उन्होंने उनके ही मकान में नजर कैद कर दिया गया। मुक्त तो कर दिया था पर उनके ही मकान उनको उनके नजरों के आगे उनको कैद कर लिया गया था। देन आपका ऑन 17 जनवरी 1941 सुभाष चंद्र बोस escaped from the house arrest. He disguised himself as a Pathan and reached Berlin via Peshawar, Kabul and Moscow. He gave a speech of Berlin radio which shocked the Britishers. From there he went to Japan via Sumatra. 17 जनवरी 1941 को रात में सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज सरकार को नजर कैद से भाग निकले थे। वो जो अंग्रेजों ने जो उनको कैद करके रखा था वो भाग निकले थे और उन्होंने अपना जो रूप था उसको परिवर्तन करके वो कहाँ चले गए थे, पेशावर, काबुल। उन्होंने अपना रूप बदल लिया था, वो काबुल चले गए थे। काबुल में मास्को में होते हुए उन्हें बर्लिन पहुंचे। मास्को से होते हुए बर्लिन एक देश है, वहां वो पहुंची। बर्लिन पहुंचकर उन्होंने रेडियो का प्रवचन दिया, जहां पे उन्होंने कांग्रेस सरकार को जिससे उनके जो ये स्पीच ली थी उससे जो कांग्रेस सरकार जो थे वो बिल्कुल चौंक गई थी, डर गई थी। वहां से वे सुमात्रा होते हुए जापान चले गए थे सुभाष चंद्र बोस जी। ओके, देन है आपका एज द चीफ ऑफ आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब आजाद हिंद फौज के नेता के तौर पे इसमें हम पढ़ेंगे एज द चीफ ऑफ आजाद हिंद फौज। कौन आजाद हिंद फौज का चीफ था, नेता था, उसके बारे में। एन इंडियन सोल्जर फ्रॉम ब्रिटिश आर्मी कैप्टन Mohan Singh formed Azad Hind Force, Indian National Army, with the help of the Indian soldiers who had surrendered Japan as were the prisoners due to the differences of opinions between Japanese government and Rash Bihari Bose. Mohan Singh had to resign the future of Azad Hind Force, Indian National Army, because blurred with a general consent. Ras Bihari Bose appointed Subhash Chandra Bose as the chief of Azad Hind Force on 4th July 1943. He was given the honorary title of Netaji. Netaji gave the slogan Chalo Delhi and Jai Hind to the Fauj and the nation. ठीक है, he toured the countries of Southeast Asia and appealed the Indians living there to sacrifice everything for the freedom of the country. He said to the people, "You give me blood and I will give you freedom." The slogan gave a new impetus to the freedom struggle. अब इसमें क्या है बेटा, जो अंग्रेज सेना ने, जो भारतीय अधिकारी, जो कैप्टन मोहन सिंह जो थे, वो जापान की शरण में गए हुए थे भारतीय सैनिकों में से। उन्होंने आजाद हिंद फौज की रचना की थी। किसने की थी? मोहन सिंह ने उसकी कैप्टनशिप की संभाली थी और आजाद हिंद फौज की रचना की थी। ठीक है, मतलब आजाद हिंद फौज बनाया था। जापान की जो सरकार थी, वहां की जो गवर्नमेंट थी और जो रास बिहारी बोस थे, इन दोनों के बीच में आपस में बहुत ही स्ट्रगल, मतलब मतभेद हो रहा था दोनों में।
तो उसका फायदा मोहन सिंह ने क्या किया, त्याग पत्र उनको देना पड़ा कि रास बिहारी बोस और जापान की जो गवर्नमेंट थी दोनों के बीच में मतभेद हो रहा था, दोनों की अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से मोहन सिंह ने वहां पे त्याग पत्र दे दिया इंडियन आर्मी, वहां की आर्मी से, इंडियन नेशनल आर्मी से। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज का जो भविष्य थोड़े समय के लिए अनिश्चित बन गया कि उसका फ्यूचर क्या होगा जो आजाद हिंद फौज है। तो रास बिहारी बोस जो सम्मानित से 4 जुलाई 1943 को 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च नेता के रूप में सुभाष चंद्र बोस की नियुक्ति की गई थी। तो जो रास बिहारी थे उन्होंने क्या किया, जब इसका फ्यूचर अनिश्चित लग रहा था तो उन्होंने क्या किया, जो सुभाष चंद्र बोस थे उसको उसका सर्वोच्च नेता बना दिया, उनकी लीडरशिप में आजाद हिंद फौज का गठन किया और उनको सभी अधिकार सौंप दिए गए। एंड जुलाई 1943 में जो सुभाष चंद्र बोस थे वो आजाद हिंद फौज के नेतृत्व को उन्होंने संभाल लिया था और उन्होंने नेताजी का उनको नेताजी के नाम से लोग सम्मानित करने लगे, उनको बुलाने लगे, उनको एक प्यारा नाम दिया गया नेताजी का। और नेताजी की फौज को चलो दिल्ली का नारा, नेताजी ने जो अपनी फौज को जो नारा दिया था वो था चलो दिल्ली का नारा दिया था, उनका जो स्लोगन था चलो दिल्ली। उन्होंने भारत को जय हिंद का मंत्र भी दिया था। ठीक है, और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में प्रवास करके वहां के जो भारतीय जो थे, वहां के जो पास की जो मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनका सर्वस्व बलिदान कर देने की मांग की उन्होंने। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सूत्र के द्वारा आजादी के लिए उन्हें आह्वान किया। उनका जो स्लोगन था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरह का स्लोगन उन्होंने दिया जिससे लोगों में स्वतंत्रता की भावना और भी पनपने लगी। ठीक है, देन है आपका प्रोविजनल गवर्नमेंट, मींस अंतरिम सरकार जो होती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो होती है। सुभाष चंद्र बोस established अर्जी हुकूमत आजाद हिंद acting government of free India in Singapore in October 1943. He took charge as the chief of the army. This government declared a war against England and America. अब इसमें क्या हुआ बेटा, जो अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में की जो सरकार जो गवर्नमेंट थी वहां पे उन्होंने वहां पे आजाद हिंद की स्थापना की थी। सिंगापुर में अर्जी हुकूमत आजाद हिंद की जो स्थापना की, तो सुभाष चंद्र बोस ने के जो सेना के सर्वोच्च नेता के रूप में उन्होंने इस पद को संभाला था। आजाद हिंद फौज की जो उन्होंने गठन किया था उसमें उन्होंने उसको सर्वोच्च पद उनको उसमें मतलब उनकी कैप्टनशिप में किया गया था, उनकी लीडरशिप में किया गया था इसका गठन। इसलिए उसने इस पोस्ट को संभाला था और इन्होंने जो वहां की जो अंतरिम सरकार थी, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, इंग्लैंड और अमेरिका के सामने युद्ध को घोषित किया। ठीक है, तो वहां की जो सरकार थी उसने इंग्लैंड और अमेरिका के सामने युद्ध की घोषणा कर दी कि हम युद्ध करेंगे। ठीक है, देन रोल ऑफ आजाद हिंद फौज, क्या रोल था आजाद हिंद फौज का? Azad Hind Force was recognized by the Subhash Chandra Bose after he became the chief of Arzi Hukumat Azad Hind. Proper training was given to soldier and the Azad Hind Force was divided into various battalions. Okay. अब जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का कार्यभार संभाला तो सरकार ने कि वो नेताजी मतलब बन गया था, मतलब पूरा लीडरशिप उनके हाथ में थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आजाद हिंद फौज को पुनः आयोजन किया, उन्होंने उसका फिर से गठन किया, स्ट्रांग बनाया और उन्होंने सैनिकों जो थे उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट उनको प्रशिक्षण दिया, उनको और भी मतलब मजबूत बनाया प्रशिक्षित करके। और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को अलग अलग सैनिकों की टुकड़ियों में, बटालियन में उसको तैयार किया कि बटालियन होता है, बटालियन तैयार किए जाते हैं, उसको अलग अलग बटालियन में उसको तैयार किया युद्ध के लिए। देन है आपका आजाद हिंद फौज secured victory at the various front in the eastern border of India like Arakan and Imphal. अब जो नेताजी जो थे उन्होंने क्या किया, सीमा जो अराकान जो था Arakan and the Imphal. Later on the force was forced to retreat due to the shortage of food supply and heavy rain. America dropped the nuclear bomb on Japan and Japan surrendered. The dynamic of the war changed and the future of the Azad Hind Force became hazy. 4,000 soldiers died and 25,000 soldiers were arrested.
Netaji had taken a vow that he will not enter in the subjugated India. Netaji left Rangoon and Bangkok and moved ahead by air. As per the report published by the Japanese government, he plane that took off from Taipei Airport of Formosa on 18th August 1945 crashed and Netaji being seriously burned succumbed or to death. ओके, अब इसमें क्या हुआ था बेटा, जो आजाद हिंद फौज जो भारत की जो वेस्ट सीमा पे जो था, जो अराकान और इम्फाल के इलाके में पड़ता है, वहां पे उन्होंने विक्ट्री हासिल कर ली थी। उसके बाद इनकी आपूर्ति को मतलब इनके जो खाने में, इनकी रहने में मतलब कमी आने लगी। क्यों आने लगी? इसके बाद भयंकर कमी और तेज बरसात के कारण क्या हुआ, इस फौजों में पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उन्होंने इम्फाल और अराकान में तो उन्होंने विजय हासिल, विक्ट्री प्राप्त कर ली, पर तेज बारिश की वजह से इनको खाने की कमी होने लगी, उनको रहने की असुविधा होने लगी, उनको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा, जिसलिए पीछे हट गए। जापान के ऊपर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम, अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम फेंक दिया था, जिससे कि जापान पराजित हो गया और उसने अमेरिका के अपने आप को सरेंडर कर दिया था। और युद्ध में जब फिर इसी समय जो युद्ध, जो वॉर का जो सिचुएशन था वो बदल गया। आजाद हिंद फौज का कोई भविष्य भी नहीं बचा, क्योंकि जापान ने जब उसके ऊपर बम फेंका तो क्या हुआ, जापान ने सरेंडर कर दिया अमेरिका को परमाणु बम फेंकने के इससे तो बहुत नुकसान हुआ, दोनों सरेंडर कर दिया, जैसे कि आजाद हिंद फौज का कोई फ्यूचर नहीं बचा। तो 4000 जो सैनिक थे वो उनकी मौत हो गई और जो 25,000 जो सैनिक थे वो क्या हो गए, उनके द्वारा अरेस्ट कर लिए गए। उसके बाद नेताजी ने ये वॉ मीन्स होता है प्रतिज्ञा ली कि मैं गुलाम हिंदुस्तान में पैर नहीं रखूंगा, कि मतलब मैं गुलाम हूं और मैं हिंदुस्तान में पैर नहीं रखूंगा। उन्होंने ये इस तरह की प्रतिज्ञा ली थी। नेताजी रंगून और बैंकॉक छोड़कर विमान मार्ग से वो आगे बढ़ गए थे, और यूरोपियन के रास्ते से वो आगे बढ़ गए थे। और जापान द्वारा की गई जो घोषणा के अनुसार, जो जापान ने घोषणा की थी जिसमें 18 अगस्त 1945 के दिन फॉर्मोसा के ताइपेई हवाई अड्डे में जो एरोप्लेन उड़ा, तुरंत ही उसमें आग लग गई थी। नेताजी बुरी तरह से जल गए थे और उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी, वो मर गए थे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खत्म।